नमस्कार। हम लोग जो है बीपीएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस कड़ी में पॉलिटी से संबंधित 75 क्वेश्चन को देख चुके हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का बीपीएससी में प्रश्न रहता है, तो एक सेक्शनल वाइज जो है हम लोग 25-25 क्वेश्चन करके देखते हैं। इस कड़ी में हम लोग 75 क्वेश्चन नंबर तक देख चुके थे, 76 आइए देखते हैं। और जो भी पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है और फैक्ट बेस्ड होता है, इसलिए आपको जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में दें, या अगर आपको लगता है ये बहुत इजी सा सवाल है तो आप उनकी एक्सप्लेनेशन को समझें और बार बार मेमोरी में याद करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जितना आप आज पढ़ते हैं उसका 82% जो है आप भूल जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बिहार का सचिवालय स्थित है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन है गया, वैशाली, पटना, सहरसा। तो आपको बता दूं, जो बिहार राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय जो है राजधानी पटना में स्थित है और सरकार के सभी विभागों से संबंधित कार्य जो है इस सचिवालय से ही संचालित होते हैं। इसे जो है पटना सेक्रेटेरिएट या पटना सचिवालय या पुराने सचिवालय इन नामों से भी जाना जाता है। यह शहर के 2 प्रतिष्ठित भवन, पश्चिम में राजभवन और सुदूर पूर्व में पटना उच्च न्यायालय के जो है बीच में स्थित है। आपको बता दूं, जो इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय अरबी या इंडो सारासेनिक शैली, क्योंकि यह शैली कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप यह याद रखिएगा। इंडो, पेन को पतला करना पड़ेगा। इंडो सारासेनिक स्टाइल, इंडो सारासेनिक शैली में जो है बनवाया गया है और इसका निर्माण कार्य जो है 1977 में पूरा किया गया था। 1917 में पूरा किया गया था। और पटना में जो बिहार सचिवालय है, तो बिहार सचिवालय 716 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा है और शहर के सबसे बड़ी इमारतों में से एक है ये। डिजाइन की बात करें तो ऐसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसका डिजाइन जो है सिडनी के प्रसिद्ध वास्तुकार जिसका नाम था जोसेफ मुनिंग, MUNNING मुनिंग के द्वारा जो है तैयार किया गया था और इसे जो है कलकत्ता के मार्टिन बन द्वारा जो है वर्ष 1913 से 17 की अवधि में जो है बनवाया गया था। 4 साल में बनके तैयार हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है पटना सचिवालय को लेकर के। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर 8 होगा। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कब कब भाई देखिए, अगर बात करें तो पहला जो है 1968 से 69, फिर जो है 1969 से 70, फिर 72 जनवरी 72 से मार्च 72, जनवरी 72 से मार्च 72, फिर जो है 77 से अप्रैल 77 से जून 77, फिर 80 में लगा, फिर 95 में, फिर 99 में और फिर 2005 में राबड़ी देवी उस टाइम जो है मुख्यमंत्री थी। 7 मार्च को लगा था
7 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट डेज है मेरे लिए, इसलिए भी। तो 8 बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? इसका आंसर 8 होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है? ऑप्शन है गीता मित्तल, रेखा दोषित, फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा। आपको बता दूं, जो रेखा मनहर लाल दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है और इनका जन्म जो है 13 दिसंबर 1952 को गुजरात के राजकोट में हुआ था और उन्होंने जो है बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि विज्ञान में प्राप्त की और कानून की डिग्री सर एल ए शाह लॉ कॉलेज अहमदाबाद से ली। उन्होंने वर्ष 1977 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरुआत की थी और 1995 में वो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई और 21 जून 2010 को उन्हें जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और वह पटना उच्च न्यायालय की जो है इस तरह से पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। क्लियर बात? अगला प्रश्न, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है भाई? ऑप्शन है क्रमशः 500 और 60, क्रमशः 545 और 45, क्रमशः 650 और 69, क्रमशः 450 और 3। आपको बता दूं, जो राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होती है, इसका अर्थ यह है कि इसकी सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार के आधार पर 60 से 500 तक जो है मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 तक होती है। इसका आंसर तो हो जाएगा ए, लेकिन आपको बता दूं, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई है, जबकि मिजोरम और नागालैंड के मामले में यह जो है मिजोरम के मामले में 40 और नागालैंड के मामले में 46। ये चीज एक्सेप्शन में है, इसलिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है 4 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार। तो किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक जो है असाधारण व्यवस्था की गई है। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन एक बार फिर कर देता हूं। जैसे अभी भी संसद का सत्र भी चला है कुछ ही दिन पहले और बिल भी पास हुआ है, बहुत सारे बिल। तो संसद की संयुक्त बैठक जो है 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है तो 3 कंडीशन बनता है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए। दूसरा कंडीशन, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो। तीसरा कंडीशन, दूसरे सदन द्वारा विधेयक के पास किए 6 महीने से अधिक समय हो जाता है। ये जो 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने या मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। आपको बता दूं, जो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जो है इस प्रकार की संयुक्त बैठक आयोजित करने का जो है कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई विधेयक जिस पर गतिरोध है लोकसभा के विघटन होने के कारण जो है छूट जाता है, तो संयुक्त बैठक जो है नहीं बुलाई जा सकती है। लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति ने इस प्रकार की बैठक की नोटिस देते हैं जो लोकसभा के विघटन से पूर्व जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कार्यवाही जो है नहीं कर सकता है। आपको ये भी जाननी चाहिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति। और उसकी अनुपस्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। यदि राज्यसभा के उपसभापति भी ना हो तब संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा
चुना गया सदस्य जो है इसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ पे यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई, क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, तो वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कोरम, संयुक्त बैठक का जो कोरम है दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। अब यदि विवादित विधेयक को संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। और सामान्यतः लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिक होने के कारण जो है संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति जो है ऑब्वियसली अधिक होती है। आपको बता दूं, जो वर्ष 1950 से अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कुल 3 बार जो है बुलाया गया है। और जो संयुक्त बैठक द्वारा जो पारित हुए विधेयक हैं उनमें जो है 1960 का दहेज प्रतिबंध विधेयक, 1977 का बैंक सेवा आयोग विधेयक और 2002 का आतंकवाद निवारण विधेयक। ये तीनों विधेयक जो है 1960, 1977 और 2002 वाले, इन तीनों पे जो है संयुक्त बैठक बुलाए गए थे। 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के लिए जो है और स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ या जीएसटी की शुरुआत करने जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए भी संयुक्त संसदीय सत्र बुलाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखना है, बैठक और सत्र में कुछ डिफरेंट है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। सबको जानना जरूरी है, सबसे प्रश्न पूछा जाता है। चर्चा कर देते हैं डिटेल में। आपको बता दूं, जो एक संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति जो है नामित करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करता है, जो अपनी रिपोर्ट सदन के अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा में सभापति को सौंपते हैं और उनका एक सचिवालय होता है जिसकी व्यवस्था जो है लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है समिति के लिए। मोटे तौर पर संसदीय समितियां जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट और एक होती है एडहॉक, यानी अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। लोक लेखा, अब ऑप्शन में जो दिया है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम, अब बता देता हूं आपको बारी बारी से सबके बारे में। देखिए, लोक लेखा समिति जो है वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से, 15 LS और 7 RS। अब बात है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में जो है मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई है और इसके सभी 30 सदस्य जो हैं 30 के 30 सदस्य ये टोटल का टोटल जो है लोकसभा से होते हैं। इस समिति में जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उसके बाद है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है मूल रूप से इसमें जो है 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। इसे भी जो है वर्ष 1974 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा करके 22 कर दी गई, 22। इसमें भी 15 LS से लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। अगला है विशेषाधिकार समिति। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करता है और इसकी कार्यवाही की अनुशंसा करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य
जबकि राज्यसभा समिति में जो है विशेष अधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में एलएस में 15 और आरएस में जो है 10 सदस्य होते हैं। सवाल क्या पूछा था, किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न, लेकिन आपको टोटल याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, संपत्ति का अधिकार। देखिए ये बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन जानना तो पड़ेगा क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो आपको बता दूं, जो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 जो है, इसके अधीन मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इससे संविधान की मूल संरचना जो है प्रभावित न हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित नहीं किया गया है, या स्पष्ट समय समय पर करेंगे, स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो कुछ निर्णय आए, उनके बेस्ड पे कुछ विविध निर्णयों के आधार पर जो है इसकी पहचान किए जा सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इन चीजों के बारे में ऐसा बताया जो समय समय पर हम बता देंगे आपको कौन सी मूल संरचना है, कौन सा नहीं। इसके आधार पे अगर बात करें तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो इसमें मैं जैसे बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। जब संविधान की सर्वोच्चता की बात की जाए तो ये मूल संरचना के घटक है। मूल संरचना के घटक कौन कौन है, ये मैं एक नजर डालता हूं। संविधान की सर्वोच्चता की बात हो, भारत की राजनीति का सार्वभौम या लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक प्रकृति का मामला हो, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र की मामला हो, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप को लेकर के कोई मामला हो, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली की बात हो, कानून का शासन, मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्यायतंत्र प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित जो है सिद्धांत जो है, अनुच्छेद 32, 136, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो भी प्राप्त शक्तियां हैं वे सब जो है मूल संरचना के अधीन आते हैं। अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, 226 और 227, ये भी जो है मूल संरचना के अंतर्गत आएगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A, जो कि पहले मूल अधिकार था, हटा करके इसे 300A में डाल दिया है। एक जो है ये संवैधानिक अधिकार है, इसे संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, मेनली प्रश्न इसी से रिलेटेड वाला बात था। कह रहा है हमारे संविधान के मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता? न्यायिक समीक्षा माना जाता है, विधि का शासन बिल्कुल, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। संपत्ति का अधिकार जो है इसको अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, तो इसे जो है संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में नहीं देखा जाता। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, आयरलैंड, कनाडा। आपको बता दूं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया था। आंसर जो है सी हो जाएगा।
आयरलैंड के संविधान से प्रेरित अन्य तत्वों में अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाला, वो सब के सब जो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन है पिछली लोकसभा के सदस्यों द्वारा, नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों द्वारा, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति द्वारा नवनिर्वाचित लोकसभा के एक सदस्य को जो है सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है इसके लिए चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं जो है प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में जो है पीठासीन अधिकारी होता है और उसका मुख्य कर्तव्य यह रहता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलवाना, सदन को एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने में भी सहायता करना है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है स्वयं समाप्त हो जाता है। तो यह पद जो है प्रोटेम स्पीकर का ये अल्पकालिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। पहला प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उप प्रधानमंत्री, यही चारों हैं। इसी चारों को जो है क्रम में लगाना है। तो सही क्रम जो है, तो पहले तो सबके पता है जो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है। उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री के बाद जो है राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्य में अगर बात की जाए तो राज्यों के राज्यपाल आते हैं अपने अपने राज्य में। फिर जो है पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री अगर हो तो 5A में उनकी जिक्र है। छठे स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री की मैंने कब बात किया? 5A में रख दिया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को छठे स्थान पर रखा गया है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये हो गया बी आंसर। ठीक है, सातवें स्थान पर जो है जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर अपने राज्य की बात की जाए तो राज्यसभा के उपसभापति, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उसके बाद क्या बोलते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में अगर विपक्ष का नेता है तो वो 7A में जो है भारत रत्न से जो भी अलंकृत व्यक्ति है उनको जो है वरीयता क्रम में रखा जाता है। तो आंसर जो है इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? ऑप्शन है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव। आपको बता दूं जो मंत्रिमंडल पद जो है, मंत्रिमंडल पद को संविधान के अनुच्छेद 352 में जो है 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया और यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, इनके कार्यों और शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। बस इतना ही। और आपको बता दूं तो पूरे संविधान में एक ही जगह यूज है कैबिनेट शब्द, और सवाल इसलिए बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद और वर्ड शब्द भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। सवाल ये भी सिंपल है क्योंकि इसका जिक्र मैंने किया हूं। जो संविधान के आर्टिकल 244(1) के अनुसार जो है अनुसूचित क्षेत्र किसको बोलेंगे? अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
और ये राष्ट्रपति जो है किसी भी समय जो है आदेश दे सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र का संपूर्ण का कोई भी निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग जो है नहीं रहेगा। राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात जो है राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में सुधार के माध्यम से जो है परिवर्तन भी ला सकते हैं। संघ में शामिल या एक नए राज्य स्थापना पर किसी राज्य की सीमाओं के कोई परिवर्तन पर यह घोषित करना कि राज्य में पहले से न शामिल होने वाले क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र का भाग या हिस्सा है। राष्ट्रपति किसी भी समय जो है राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद जो है एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं। किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेश को जो है राज्य के राज्यपाल की सलाह से जो है निरस्त भी कर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्र को फिर से जो है परिभाषित करने के लिए जो है जब मन हो तब नए आदेश भी ला सकते हैं। ये सब जो है राष्ट्रपति की शक्ति है। अगले प्रश्न, भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। देखिए उच्च न्यायालय की कुल संख्या पूछा, ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। इसका आंसर हो जाएगा सी। बात करें वर्ष 2000 में, तो वर्ष 2000 में जो है 3 नए राज्यों के गठन के बाद जो है 3 नए राज्य आपको मालूम होगा। कौन कौन? झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो न्यायालयों की संख्या भी जो है 18 से बढ़कर 21 हो गई, पहले 18 था। फिर जो है 2000 के बाद, ये तो 2000 वाली बात है, 2000 के बाद जो है 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्य, कौन कौन? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में जो है अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना से जो है उच्च न्यायालय की संख्या 18 से 21, 21 से यहाँ पे 24 हो गई। इसके बाद 2013 के बाद 2019 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जो है एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना से जो है उच्च न्यायालय की संख्या कितना हो गई? 25 हो गई। तो वर्तमान में पूछ रहा था तो 25। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ऑप्शन है वर्ष 1945, 46, 47, 48। बिहार के पहले मंत्रिमंडल का गठन जो है वर्ष 1946 में किया गया था, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वो वित्त मंत्री भी थे, ये भी याद रखिएगा। उनके पास श्रम, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई का भी अतिरिक्त प्रभार था के रूप में जो है सम्मिलित हुए थे। बाद में जो है अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया था और ये जो कैबिनेट जो है 1946 में जो बना, 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहली बिहार सरकार के रूप में कार्य किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था वर्ष 1946 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है लक्ष्मीकांत दास, सैयद जाफर इमाम, सतीश चंद्र मिश्र, नंदलाल उटवालिया। तो आपको बता दूं, जो पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। आंसर हो जाएगा ए। इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल जो है 8 अप्रैल 1950 से जो है 1 जून 1952 तक जो है ये योगदान दिए थे। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। अगला प्रश्न कौन सा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट 1928, उद्देश्य प्रस्ताव 1946, भारत सरकार अधिनियम 1935, दिल्ली समझौता 1931। प्रियम्बल की बात हो रही। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और पेश किया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकार किया गया था। तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 नहीं होना, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि इसे जो है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे जो है अंगीकार किए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव 1946, उसी पर आधारित है प्रियम्बल हमारे देश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? रिट से रिलेटेड पिछले वीडियो में भी, पिछले लेक्चर में भी सवाल आया था और वहां पे भी मैंने पूरे रिट के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब ये सवाल जो है टू द पॉइंट पे बात करूं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थिति। उसका अर्थ ही होता है सशरीर उपस्थिति। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसी को कहा गया है। यह जो है न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का जो है आदेश करता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है किस, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जो है जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दूं जो अनुच्छेद 32 किसी प्रेत नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है और इसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि जो इस अनुच्छेद के बिना जो है संविधान जो है शून्य होगा, यानी अप्रभावी होगा। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो बी.आर. अम्बेडकर आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की मूल संरचना का जो है अंग बताया है, क्योंकि मूल संरचना की मैंने अभी आपको बात भी किया था, तो अनुच्छेद 32 को उसका अंग माना है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतरराज्य परिषद की स्थापना, ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ना, अंतरराज्य परिषद जो है, ये सबसे पहले आपको बता दूं जो ये है एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है जिसे जो है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 को आधार बनाते हुए जो है 263 को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है गठित किया गया। तो सिफारिश किए थे सरकारिया आयोग, लेकिन ये जो है अनुच्छेद 263 को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति जो है अपने आदेश से सुगठित करने का आदेश दिए थे। तो आंसर तो हो जाएगा स्थापना कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति आंसर होगा। आपको बता दूं जो संविधान का अनुच्छेद 263 की अगर बात करें तो 263 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है नीतियों के समन्वय और उनके कार्यान्वयन की सुविधा के लिए जो है संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना करता है। तो इसी को बेस बनाया गया था। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विधानसभा वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले अगर कोई राज्य हो तो वहां के राज्यपाल सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री द्वारा जो है नामित किया जाता है। कैबिनेट रैंक के 4 मंत्री सदस्य के रूप में जो है अस्थायी आमंत्रित होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद को जो है ना एक सचिवालय का सहयोग प्राप्त होता है और जिसकी अध्यक्षता जो है भारत सरकार के एक सचिव रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न है निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? देखिए इस टाइप के सवाल भी अगर आ जाए एग्जाम में तो पसीना आ जाएगा कभी कभी अगर याद नहीं रहेगा। गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। सबसे पहले आपको बता दूं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित का मतलब ये राज्य से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो है
जो जो गांधी जी के विचारधारा थे उन चीज़ों से अगर रिलेट संबंधित है उसी को गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी आदर्शों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। इनमें जो है मेनली ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर 100 सरकार के इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 40 में है। ये जो है गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। उसके बाद अनुच्छेद 40 के बाद अनुच्छेद 43 आपको पता होनी चाहिए। जो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो 40, उसके बाद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का जो है प्रयास करना, ये भी जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। उसके बाद 43B जो है ये सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को जो है बढ़ावा देते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 46 जो है कहता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से जो है सुरक्षा करना, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर जो है प्रतिबंध होना चाहिए। और ये नीति निर्देशक का विषय है, इसीलिए कोई राज्य बंद करता है, कोई चालू करता है, कोई खूब कमाता है, कोई नहीं कमाता है ना। और उसके बाद एक और अनुच्छेद है 48 गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं को बलि पर जो है रोक, उनकी नस्ल में सुधार को प्रोत्साहन देना, ये सब बात आर्टिकल 48 में की गई और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये मेनली जितने भी था मैंने जिक्र कर दिया। अब ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ऐसी बात की थी क्या? नहीं। नशीली पेय पदार्थों का सेवन को प्रतिबंध करना, बिल्कुल सही है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, देखिए ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है ना, ये गांधीवादी विचारधारा पे आधारित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नशीली पेय पदार्थ, यानी कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, नशीली पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिबंध करना, दोनों है भाई। ऑप्शन इसका अगर ई रहता पहले जमाने जैसे तो ये होता। अगले प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिए सवाल। तो क्या क्या होना चाहिए भाई? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है एलिजिबल हो, और वह जो है किसी लाभ के पद पर न हो, यही है उसकी क्राइटेरिया। ऑप्शन पढ़िए, किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में क्या करेगा, जैसे अध्यक्षता थोड़ी करेगा, राज्यसभा में करेगा, तो गलत यही है, आवश्यक नहीं है। बी होना चाहिए आंसर। इसको भी पढ़ लेते, वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, सही है, भारत का नागरिक से आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सवाल बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, लेकिन 3 कंडीशन है जो उस पर लागू होता है। पहला कंडीशन, यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा कंडीशन, किसी भी समय वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है अपना पद त्याग कर सकते हैं। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ये तीनों बात याद रखिएगा स्पीकर को लेकर के। अगला प्रश्न है,
संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, संसद। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। उच्च न्यायालय का स्थान, कल जो पिछले लेक्चर में बताए थे वो सर्वोच्च न्यायालय की बात किए थे, इसलिए घबराना नहीं है। संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? उच्च न्यायालय का स्थान। आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति जो है अधिसूचित आदेश द्वारा उन क्षेत्रों के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों पर उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ या पीठों की स्थापना का प्रावधान कर सकते हैं। पीठों इसलिए बोला क्योंकि एक से ज्यादा जगह पर भी पीठ रख सकते हैं, है ना। स्थापना करने का प्रावधान कर सकते हैं, जिनमें उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के अलावा उससे जुड़े किसी भी मामले के लिए हो। और इसी के उपधारा के तहत जो है कोई आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, जिसमें कि पीठ और पीठों को स्थापित करने का प्रस्ताव। तो मेनली ये शक्ति किसके पास है? कौन कर सकता है अधिविष्ट? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, 324, 325, 352। सवाल बड़ा सिंपल है, एक ही तो ऑप्शन है आपातकाल से रिलेटेड, तो इसे भी टिक कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 में कहा गया है, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न रहेगा इस लेक्चर का, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कल भी मैंने जाते जाते इसकी चर्चा कर दिया था, आज भी कर देते हैं। जो वर्तमान में जो है केवल और केवल कितने? केवल और केवल 6, केवल और केवल 6 जगह जो है द्विसदनीय विधायिका है, यानी 6 जगह विधान परिषद है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कार्य किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो भाई आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है। द्विसदनीय विधायिका यहाँ पे नहीं कर दीजिए, विधायिका नहीं है तो नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है भाई? पंजाब में नहीं है। आंसर डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।